और अब खबर कर्जदार होने की। भोपाल से खबर है, फिर कर्ज लेने जा रही है मोहन सरकार। 5,000 करोड़ का कर्ज फिर लिया जाएगा। आज ई ऑक्शन के जरिए कर्ज लिया जाएगा। स्टॉक गिरवी रखकर आरबीआई से कर्ज सरकार लेने जा रही है और कल सरकार के खाते में रकम पहुंच जाएगी। 11 महीने में 40,500 करोड़ रुपए का कर्ज सरकार ले चुकी है। कल सरकार के खाते में रकम पहुंच जाएगी। स्टॉक गिरवी रखकर आरबीआई से कर्ज लिया जाएगा और कल सरकार के खाते में कर्ज की रकम पहुंच जाएगी। 11 महीने में 40,500 करोड़ का कर्ज सरकार ले चुकी है। फिर कर्ज ले रही सरकार। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, एक बार फिर कर्ज की तैयारी। बिल्कुल ललित, आपने ठीक कहा। जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार लगातार जो विकास कार्यों का हवाला देते हुए लगातार ये कर्ज ले रही है और अभी जो नए कर्ज की बात सामने आ रही, 5,000 करोड़ का ये कर्ज होगा। पहली किस्त जो है 2,500 करोड़ की होगी, दूसरी किस्त भी 2,500 करोड़ की होगी। क्रमशः ये कर्ज जो है वो 20 साल और 14 साल के लिए लिया जाना है। देखिए, अब 26 तारीख को ई ऑक्शन के जरिए जो है वो जो शेयर है उनको बेचा जाएगा, उसके जरिए कर्ज लिया जाएगा। मार्केट से जो कर्ज है वो लेने का सिलसिला लगातार मध्य प्रदेश सरकार का जारी है। अगर मैं पूरे टोटल की अगर बात करूं तो लगभग 3,90,000 करोड़ का कर्ज जो है वो मध्य प्रदेश सरकार पर हो गया है। लेकिन हालांकि कर्ज को लेकर लगातार जो है वो सियासत भी होती रहती है। कांग्रेस लगातार इस बात को उठाती रहती है कि मध्य प्रदेश सरकार कर्ज तो ले रही है लेकिन आर्थिक स्थिति लोगों की नहीं सुधर रही है, विकास में जो गति आनी चाहिए वो नहीं आ रही है। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार इस बात की सफाई दी जाती है कि मध्य प्रदेश के विकास को लेकर यह कर्ज लिया जा रहा है, अधोसंरचना विकास को लेकर कर्ज लिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में नई योजनाएं जो शुरू की गई है, खासकर लाडली बहना योजना की बात हो या फिर लाडली बहनाओं को गैस सिलेंडर देने की बात हो, तो तमाम जो सरकारी योजनाएं हैं जिन पर हर महीने एक बड़ी राशि खर्च होती है, उस सब के लिए ये कर्ज लेना बहुत आवश्यक है। और मार्केट में अगर सरकार की अगर कहें कि धाक होती है या ये कहें कि रसूख होता है या स्थितियां ऐसी होती हैं आपकी आर्थिक स्थितियां कि आपको कोई कर्ज दे तभी ये कर्ज मिल पा रहा है। लेकिन फिलहाल जो है एक नए कर्ज लेने की तैयारी मध्य प्रदेश सरकार की है और लगभग 5,000 करोड़ का कर्ज मध्य प्रदेश सरकार दो किस्तों में 20 साल और 14 साल के लिए लेने जा रही है। जी, बहुत धन्यवाद शैलेंद्र। लेकिन आप हमारे साथ बने रहें, एक और अहम खबर को लेकर हम शैलेंद्र से चर्चा करेंगे और वो खबर है पीएम के समर्थन में आईएएस नियाज खान का पोस्ट। दरअसल लगातार सुर्खियों में नियाज खान रहते हैं अपने बयानों को लेकर, अपने पोस्ट को लेकर। अब आईएएस नियाज खान ने कहा है कि मुस्लिम महिलाओं को पीएम का उपकार नहीं भूलना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी का उपकार नहीं भूलना चाहिए। 3 तलाक पर कानून बनाकर प्रधानमंत्री ने तोहफा दिया है। 3 तलाक से महिलाओं के पैरों में जो लोहे की जंजीरें थीं वो काटी गई हैं। 3 तलाक पर बना कानून अब खत्म नहीं होगा। आईएएस नियाज खान ने ये पोस्ट किया है। सहयोगी शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए। एक बार फिर शैलेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, लगातार चर्चाओं में रहते हैं आईएएस नियाज खान और अब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का उपकार नहीं भूलना चाहिए। हालांकि यूपी में जो 2 सीटें जीती गई हैं उसे देखकर लगता है कि नियाज खान को बोलने की जरूरत नहीं है। मुस्लिमों में पर्याप्त लोकप्रिय है प्रधानमंत्री। शैलेंद्र, बिल्कुल ललित, देखिए जिस तरीके से नियाज खान लगातार चाहे अपने बयानों को लेकर हो या सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हो लगातार सुर्खियों में रहते हैं और उसी कड़ी में उन्होंने एक सोशल मीडिया ब्लॉग पर जो एक्स जो पोस्ट है उस पर उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री ने जो उपकार मुस्लिम महिलाओं के लिए किया है उसको नहीं भूलना चाहिए। ट्रिपल तलाक जैसा वो मुद्दा लेकर आए जिसकी वजह से उनका जीवन में सुधार हुआ है, तो और ये ट्रिपल तलाक कभी वापस नहीं होगा। ऐसे में महिलाओं को उनका उपकार मानना चाहिए, मुस्लिम महिलाओं को लेकर उन्होंने कहा है। देखिए, हम आपको
आपको बता दें कि लगातार पहले भी नियाज खान जो है वो अपने ही धर्म इस्लाम पर भी कई बार सवाल खड़े कर चुके हैं। कई बार वो हिंदू धर्म की खुले मंच से तारीफ करते नजर आते हैं और पिछले दिनों जिस तरीके से हमने देखा कि वो एक अच्छे राइटर भी हैं, कई पुस्तकें भी लिख चुके हैं, उनकी पुस्तक पर उनका नाम नियाज खान लिखा है और यही कारण है कि उन्होंने कहा था कि वैश्विक बाजार में उनकी पुस्तकें केवल इसलिए नहीं बिक पा रही हैं कि उनका जो सरनेम है वो खान, और यही कारण है कि पिछले दिनों उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि अब जो नई पुस्तकें लिखेंगे। शैलेंद्र, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। गुलरेज शेख साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, उनका एक रिएक्शन ले लेंगे। गुलरेज शेख साहब, आईएएस है नियाज खान, उनका एक सोशल मीडिया पर बयान आया है कि पीएम का उपकार मुस्लिम महिलाओं को नहीं भूलना चाहिए और 3 तलाक की जंजीरें उन्होंने काटी हैं। जी देखिए, सबसे पहले तो ठीक है उन्होंने जो कहा, मैं एक्नॉलेज करता हूँ उस चीज को, लेकिन प्रधानमंत्री के उपकार की बात नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के लिए समस्त मुस्लिम महिलाएं उनकी बहन हैं। तो एक भाई की तरफ से बहन को तोहफा था, तो तोहफा जो होता है उपकार नहीं होता। तो मैं बिल्कुल हम्बली उनकी इस बात को एक्नॉलेज करते हुए इस बात को मेंशन करूंगा कि वो कोई उपहार था, न कि कोई मुस्लिम महिलाओं के ऊपर किसी प्रकार का भी जो ग्रेटिट्यूड के अलावा कुछ हो सकता है वो नहीं था। तो प्रधानमंत्री भाई हैं और बेटे हैं और हमारे गार्जियन हैं, तो एज अ गार्जियन जो कुछ भी उनको करना चाहिए वो उन्होंने किया। जहां तक ये ट्रिपल तलाक का विषय है ना, इसे तो डेफिनेटली मुस्लिम महिलाओं को निजात मिली है, क्योंकि ये कोई मजहबी भी नहीं था, ये मजहब में भी एक आविष्कार पितृसत्तावादी पक्ष ने किया था अपने पक्ष में, और प्रधानमंत्री जी ने उससे निजात दी है। और प्रधानमंत्री महिला वर्ग के लिए तो हमेशा रहते हैं कि कैसे सशक्तिकरण किया जाए, चाहे ट्रिपल तलाक के माध्यम से किया गया हो, चाहे लाडली लक्ष्मी या लाडली बहना के माध्यम से किया गया हो, चाहे बच्चियों की पढ़ाई के लिए अन्य योजनाएं, उड़ान जैसी स्कीम लाके किया गया हो। तो बच्चियां, पर्टिकुलरली मुस्लिम बच्चियां, क्योंकि मुस्लिम की यदि हम बात करें इन पर्टिकुलर, तो वो सबसे पिछड़ी अभी कौम है हिंदुस्तान के संदर्भ में। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का तो विजन था कि जो सबसे पिछली पंक्ति पे सबसे पिछला व्यक्ति खड़ा है उसका अंत्योदय। ठीक। गुलरेज शेख साहब, भूपेंद्र गुप्ता साहब भी हमारे साथ जुड़े, उनका भी एक रिएक्शन लेंगे। भूपेंद्र गुप्ता साहब, आईएएस नियाज खान, उनका सोशल मीडिया पर एक पोस्ट है कि मुस्लिम महिलाओं को उपकार नहीं भूलना चाहिए, 3 तलाक पर कानून बनाकर प्रधानमंत्री ने तोहफा दिया है, जंजीरें काटी हैं। जी देखिए, जंजीरें तो जो है खुद ही शरिया ने काटी हुई थी, उसका जो है फॉलो अप नहीं हो रहा था। तो जो है नियाज खान जी खुश हैं तो अच्छी बात है, उन्हें खुश होना चाहिए। और जो है मुस्लिम महिलाएं भी अपना अपना पक्ष लेकर सामने आ रही हैं, सबकी अपनी अपनी राय है, और इस राय पर जो है ये तो एक धार्मिक व्यवस्था और एक सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा है। इसमें जो है उसी वर्ग से जो प्रतिक्रिया आती है उस प्रतिक्रिया को सुना जाना चाहिए। जी। नियाज खान इससे पहले भी लगातार चर्चाओं में रहे हैं, धर्म को लेकर भी उन्होंने तमाम बातें कही हैं। भूपेंद्र गुप्ता साहब, देखिए, ये तो क्या है कि धर्म तो एक ऐसा विषय है जिसमें हर व्यक्ति अपनी राय रख सकता है। कई लोग जो है उसका अतिक्रमण भी करते हैं, कई लोग जो है केवल गणवेश धारण करके जो है धार्मिक बनने की कोशिश करते हैं। तो ये तो एक ऐसी व्यवस्था है कि इस पर सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है। ठीक। संविधान की भी अपनी एक राय है, और जो है एक हमारी जो अपनी नागरिक व्यवस्था है उसकी भी अपनी एक राय है। सभी रायों को समाहित करके ही कोई बात निकल सकती है। ठीक। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। भूपेंद्र गुप्ता साहब आपका, गुलरेज शेख साहब आपका, हमारे सहयोगी शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने रहे, उनका भी धन्यवाद। इधर उपचुनाव को लेकर जीतू पटवारी ने कहा है कि रावत के लिए कांग्रेस के दरवाजे बंद हैं, जो लोग धोखा देकर गए उन पर भरोसा नहीं करना है, वफादार लोग भले ही 4 रहें उनके साथ ही आगे बढ़ेंगे। विजयपुर में कांग्रेस को बहुत बड़ी जीत मिली है। रामनिवास रावत को लेकर, विजयपुर के उपचुनाव को लेकर ये बातें जीतू पटवारी कर रहे हैं। अगर इस पूरे परिणाम से सबसे ज्यादा कोई मजबूत बनकर निकला है तो वो है जीतू पटवारी। ये बात वो दोबारा दोहरा रहे हैं कि रावत के लिए ये जो लोग धोखा देकर गए हैं उनके लिए कांग्रेस के दरवाजे बंद हैं।
रावत के लिए भी कांग्रेस के दरवाजे बंद हैं। वफादार लोग भले ही 4 रहे, उनके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। विजयपुर में कांग्रेस की बड़ी जीत हुई। नहीं, हमारी पार्टी ने तय किया है। ये पहले तो जीतू पटवारी अकेला कुछ नहीं कहता है, पर पार्टी की कई बार मीटिंगों में ये तय हुआ कि जो लोग हमें इस समय धोखा देके गए हैं, हमारे 4 भले, हमें 100 नहीं करना। जो वफादार हैं हम उनके साथ काम करेंगे और नए लोग लाएंगे। हमारे विचार से जनता के बीच में जाएंगे और जनता का समर्थन लेंगे। और इधर विधायक निर्मला सप्रे को लेकर भी जीतू पटवारी ने कहा कि बीना विधायक निर्मला सप्रे को कोर्ट से हटवाएंगे। बीजेपी को वे चुनौती दे रहे हैं कि बीना में उपचुनाव करवाए बीजेपी। सप्रे को बीजेपी में लिया है तो पहले इस्तीफा दिलवाओ। हम बीना में भी उपचुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। जनता जो जनादेश देगी हम उसे स्वीकार करेंगे। जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनसे भी ये आग्रह करता हूं कि आप इतने डरे हुए क्यों हैं। अगर आपने हमारी विधायक को आपके मंच पे लिया, बीजेपी में शामिल किया, तो फिर आप में बहादुरी होनी चाहिए, उससे इस्तीफा दिलाओ। हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। जो जनता जनादेश देगी हम स्वीकार करेंगे। व्यक्ति वो तो डरेगी, वो पद छोड़ने से डरेगी, पर हम उनको कोर्ट से बाहर करेंगे, पद पे नहीं रहने देंगे। हम अपना काम करेंगे ही करेंगे। निर्मला सप्रे को लेकर, दरअसल बीना की विधायक हैं, बीजेपी के साथ मंच साझा करती हैं, कांग्रेस से अब तक इस्तीफा दिया नहीं है और कांग्रेस इस मामले को लेकर विधानसभा के बाद अदालती मामला कांग्रेस से बनाना चाह रही है। बीना के विधायक निर्मला सप्रे अब तक वो अपनी स्थिति साफ नहीं कर रही है। हालांकि बीजेपी के जो सारे बड़े मंच हैं उसमें निर्मला सप्रे नजर आती हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई और अभिषेक देसाई उज्जैन स्थित बाबा महाकाल के मंदिर पहुंचे। तड़के 4 बजे होने वाली भस्म आरती में शामिल हुए। आरती के बाद करीब 2 घंटे तक नंदी हॉल में बैठकर बाबा महाकाल की पूजा अर्चना इन्होंने की है। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, अभिषेक देसाई बाबा महाकाल के मंदिर पहुंचे और नंदी के कान में अपनी ख्वाहिश, अपना सपना बताया। उज्जैन में भगवान महाकाल की अगहन माह की अंतिम सवारी भव्य स्वरूप में निकाली गई। महाकाल मंदिर से शुरू हुई सवारी ने पूरे शहर को शिवमय कर दिया। भगवान महाकाल की पालकी के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु उमड़ पड़े। सवारी की शुरुआत महाकाल मंदिर के सभा मंडप में पूजा अर्चना के साथ हुई। कलेक्टर नीरज कुमार, एसपी प्रदीप शर्मा, प्रशासक गणेश कुमार धाकड़ ने भगवान के मुखौटे का पूजन किया। सवारी को नगर भ्रमण के लिए रवाना किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।